सीधे सीधे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट यहां पर हो रहा है। पाकिस्तान पिछले 1 सालों से लगातार वहां के आईएसआई चीफ बांग्लादेश पाए जाते हैं। वो आदमी, वो व्यक्ति हमारे 80 किलोमीटर बैठ के हमारी सारी इंडियन नेवी की चीज़ें, हमारी सारी ऑपरेशंस हैं या हमारी कुछ अपनी सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, वो सब वहां से बहुत आसानी से देख सकता है। बांग्लादेश क्या हमारे लिए दूसरा पाकिस्तान बन रहा है? साफ तौर पर बांग्लादेश हमारे लिए दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। तड़प रहा है पाकिस्तान और वो लगातार यही कहता रहा है कि भाई हम वापस बांग्लादेश को लेकर रहेंगे। हाँ। चौतरफा भारत की घेरेबंदी की जा सकती है। सोच तो बांग्लादेश में तभी खत्म हो गई थी जब शेख मुजीबुर रहमान की जो स्टैचू थी उसको गिरा दिया गया। आज बांग्लादेश के अंदर 15 लाख जैश ए मोहम्मद, हिजबुल के झंडे लहराए जा रहे हैं। उनको ये बताया जा रहा है हिंदुस्तान हमारा दुश्मन था। भारत का अपना मोटिव था 1971 के वॉर में, भारत पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था, इसलिए ये जो है वॉर हुई। इसमें भारत ने बांग्लादेश के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। आज भी नॉर्थ ईस्ट में फिर से अशांति का दौर शुरू होने लगा है। असीम मुनीर ने मुझे लगता है कुछ महीने कहा था कि अब अगर युद्ध होता है तो ईस्टर्न कमांड से जो है अटैक होगा। तो उनका सीधे सीधे कहने का मतलब यही है। शेख हसीना की जब तख्ता पलट हुआ उसके बाद से ही लगातार भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव चल रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में कई बार भारत की ओर से बहुत कड़ी टिप्पणियां वहां पर की गई। इसके बाद एक उम्मीद थी कि तारिक रहमान जब यहां पर यानी कि बीएनपी जब सत्ता में आएगी तो हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस की जो आइडियोलॉजी है वो बीएनपी की या तारिक रहमान की वो आइडियोलॉजी नहीं है और सभी को एक साथ लेकर वो चलेंगे और खास तौर से नेबर फर्स्ट की पॉलिसी भी वो रखेंगे और भारत को वो प्राथमिकता देंगे, क्योंकि 1971 की जंग शायद वो भूले नहीं होंगे। लेकिन आज हालात ये है कि रविंद्र जी की हम आप जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं वो इतना गंभीर मसला बना हुआ है। जब से तारिक रहमान जो है वो चीन से होकर लौटे हैं, उनके सुर एकदम बदले हुए हैं। बदले हुए सुर का मतलब यह है कि सीधे सीधे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट यहां पर हो रहा है। दूसरी चीज, जिस तरह से चाइना ने इन दो मोंगला प्रोजेक्ट हो या आपका तीस्ता हो, दोनों को लेकर उन्होंने हामी भरी है और ये दोनों प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के बिल्कुल सिरहाने पर आके आए हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में मतलब क्या लग रहा है आपको कि बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है या बांग्लादेश नहीं कर रहा, कोई दूसरा ऐसा है वो करा रहा है या इसके पीछे यूएस का प्लानिंग है? पाकिस्तान पिछले 1 सालों से लगातार वहां के आईएसआई चीफ बांग्लादेश पाए जाते हैं। बांग्लादेश के कुछ एक जो इंटेलिजेंस है कि वहां पर जो एयर फाइटर है, कुछ विशेष एयर फाइटर, उनको एक गुप्त जगह पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान आवाजाही लगातार, ये सब भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साफ तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जो कि जैसा आपने जिक्र किया कि जब बीएनपी की सरकार आई, तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने, तो एक सवाल सबसे बड़ा था। सवाल ये नहीं था कि आगामी बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ कैसे संबंध रखेगी। सवाल ये इस दिशा से तय हो रहा था कि बांग्लादेश की आगामी सरकार यानी तारिक रहमान एज अ प्रधानमंत्री, एज अ पीएम, वो चीन के पाले में खड़े हुए दिखाई देंगे या फिर अमेरिका के पाले में हो जाएंगे। अब ये जो दौरा उन्होंने किया, देखिए सबसे पहले वो मलेशिया के दौरे पर गए, उसके बाद वो चीन के दौरे पर गए और वहां उन्होंने जाकर जो बड़े समझौते किए हैं, ये स्टेब्लिश कर दिया है उन्होंने कि हम अमेरिका की सरपरस्ती में नहीं बल्कि हम ज्यादा सेफ चीन के साथ रहते हैं। और आपने जैसा जिक्र किया कि भाई अमेरिका की शह पर हो रहा है या फिर कौन करा रहा है, चूंकि ये मान लीजिए आप बांग्लादेश की जो भौगोलिक स्थिति है, चाइना सी पर रणनीतिक महत्व उसका हो जाता है, तो अमेरिका और चीन उनमें से एक बांग्लादेश को चुनना होगा। उसने चाइना को यहां पर चुन लिया है। बात अब आएगी, बांग्लादेश क्या हमारे लिए दूसरा पाकिस्तान बन रहा है? साफ तौर पर बांग्लादेश हमारे लिए दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। और चाहे बांग्लादेश अमेरिका के खेमे में जाता या चाइना के खेमे में, वो आ चुका है। फायदा दोनों लिहाज से पाकिस्तान का है भारत के खिलाफ बांग्लादेश को इस्तेमाल करने का। 1971 में जब भारत ने चोट पहुंचाई, उसका एक हाथ काटकर एक अलग देश बांग्लादेश को बनाने में मदद की, उसके बाद से ही
तड़प रहा है पाकिस्तान, और वो लगातार यही कहता रहा है कि भाई हम वापस बांग्लादेश को लेकर रहेंगे। हाँ। तो चीन अपनी तरफ से अपनी गोटियां सेट कर रहा है, फिट कर रहा है, और वहीं पाकिस्तान भी चीन को अपने तरीके से बता और समझा रहा है कि किस तरीके से भारत को इस फ्रंट पर घेर कर रखा जा सकता है, जिससे न सिर्फ तीन तरफ से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश उसको घेर लेगा, बल्कि यह कहें कि चौतरफा भारत की घेरेबंदी की जा सकती है। तीसरा प्रोजेक्ट और आपका मोंगला पोर्ट, ये तो बस शुरुआत है। इसको आप समझिए 2015 में जो तत्कालीन शेख हसीना सरकार थी, उस दौरान भारत का ये समझौता हो चुका था कि मोंगला पोर्ट का निर्माण भारत करेगा बांग्लादेश के लिए। अब आप देखें कि जैसे ही दौरा करके वापस आते हैं तारिक रहमान, तो वो ये कहते हैं कि हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर हम मोंगला पोर्ट का काम करेंगे। अब आज ही देखिए, जो उनके सूचना प्रसारण मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वो देश की आवाज एक तरह से कहें कि है, उन्होंने भी ये कहा कि भाई किसी को क्यों दिक्कत, क्या किस तरह की दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बांग्लादेश जो चाहेगा वैसा करेगा। उन्होंने तो यहां तक कहा कि हम अपना पोर्ट भी बनाएंगे, चीन की मदद से करेंगे, क्योंकि चीन के पास फंड्स हैं, चीन के पास वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है। यानी कि वो भारत को ये जताना चाह रहे हैं कि भारत के बस की ये बात नहीं थी। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जो 53 नदियां हैं, तीस्ता नदी और गंगा नदी से इतर, जिनका पानी, जिनका हक बांग्लादेश के लिए आता है, हम अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर इस मसले को उठाएंगे। यानी कि ये शुरुआत है बांग्लादेश की तरफ से, जो भारत को घेरने के लिए एक तरह से कहें कि बांग्लादेश के जरिए हो चुकी है। चीन और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक, दोनों ही कंधों पर बंदूक रख दी है। क्या इसी दिन के लिए तख्ता पलट किया गया था? यही सब करने की एक प्लानिंग थी, और जो अब तो कोई छिपी बात नहीं है कि तख्ता पलट के पीछे कौन साजिशें थी, किनके हाथ थे, कैसे बांग्लादेश में शेख हसीना को गिराया गया। शेख हसीना अमेरिका के पाले पर नहीं जा रही थी, बार बार उन्होंने मना किया, और उन्होंने एक लाइन बोली थी, उन्होंने कहा कि जो मेरा पड़ोसी है उसकी सुरक्षा करना भी एक अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य होता है। अगर आज हम कुछ ऐसी स्थितियां करें जो बांग्लादेश के लिए थ्रेट बने आगे चल के, तो वो चीजें गलत है। आज बांग्लादेश भारत के मुहाने पर बैठा रहा है एक ऐसे दुश्मन को जिसकी नजर अरुणाचल से लेकर गलवान से लेकर सभी जगह है, और वो दोस्त यहाँ, वो आदमी, वो व्यक्ति हमारे 80 किलोमीटर बैठ के हमारी सारी इंडियन नेवी की चीज़ें, हमारी सारी ऑपरेशंस हैं, या हमारी कुछ अपनी सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, वो सब वहाँ से बहुत आसानी से देख सकता है। उसके स्पाई बहुत इजीली यहाँ पर इंटर करा सकता है, या किसी भी तरह हिंदुस्तान की सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का ये मैटर है। अच्छा रविंद्र जी, एक चीज़ और ये बड़ी दिलचस्प यहाँ पर है, जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, सरकार गई है, मतलब जब बनी थी, जब तख्ता पलट के बाद जब वो अंतरिम जो है सलाहकार के रूप में आए, तो उन्होंने लगातार रेडिकल इस्लाम को इतना ज्यादा वहां पर बढ़ावा दिया। बांग्लादेश के अंदर आज ये स्थिति है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर महिलाओं को बुलाया जा रहा है टुकड़ियों में, उनसे कहा जा रहा है कि आप पर्दा क्यों नहीं करते हो, आप ये बिंदी क्यों लगाते हो, आप ये पायल क्यों पहनते हो। ऐसा इस्लाम में खलीफा पूरी तरह से बांग्लादेश को कहा ही जा रहा है कि अब ये खलीफा यहां पर होना चाहिए। और चूंकि शेख हसीना ने पाठ्यक्रम में, एजुकेशन में वहां पर 1971 की जंग को रखा, हिंदुस्तान के इंदिरा गांधी ने जो किया उसका बड़ा चैप्टर है, वो लोग कहते हैं कि सही में और हिंदुस्तान ने हमारी मदद की और हमको आज़ाद करवाया। लेकिन आज इसी सोच को खत्म करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर प्लानिंग की जा रही है। सोच तो बांग्लादेश में तभी खत्म हो गई थी जब शेख मुजीबुर रहमान की जो स्टैचू थी उसको गिरा दिया गया। सर वहां से सोच खत्म नहीं हुई थी। देखिए उसको जो लोग इस तख्ता पलट के पीछे थे, स्टूडेंट की आड़ में क्या कुछ हो रहा था, कहां से फंडिंग थी, किस तरह से आंदोलन भड़क गया, ये वो लोग थे। नहीं तो 40 फीट इतनी मजबूत की और की मूर्ति को महज कुछ मिनटों में आप नहीं गिरा सकते थे। प्रॉपर तरीके से इसको हिलाने की, इसको इंडिया कल्चर सेंटर को आग लगा दी, फूंक दिया, और हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करना। तो ये आंदोलन शेख हसीना के खिलाफ था या हिंदुस्तान के खिलाफ था? क्या शेख हसीना ने अपना बांग्लादेश भारत के नाम लिख दिया था कि इतनी नाराजगी थी?
नहीं, लेकिन उस राष्ट्रपति ने ये जरूर अच्छा एक कि हम अपने पड़ोसी के हर एक सुरक्षा पहलुओं को ध्यान पर रखेंगे। और यही कारण था कि 1990 के बाद जिस समय पूरी तरह से मिडिल ईस्ट मिलिटेंसी की चपेट पे था कि नागा और बरुआ ये सब लोग जो है नॉर्थ ईस्ट पूरा वहां पर भयंकर तरीके से हिंसा आगजनी ये रोज की, लेकिन शेख हसीना के बनने के बाद इन सब चीजों ये बीएनपी के शासनकाल में रहा है और बीएनपी को कहा भी गया है कि खासतौर पर तारिक रहमान का अगर जिक्र करें तो उनके लेकर कहा भी यही जाता है, आरोप लगते हैं, चर्चा होती है कि भाई ये जब सरकार में थी इनकी पार्टी तो इनकी तरफ से नॉर्थ ईस्ट में भारत विरोधी गतिविधियां लगातार चलाई जाती रहीं। म्यांमार के बॉर्डर पर वहां पर ट्रेनिंग देने में बांग्लादेश की तरफ से लगातार मदद होती थी। और ये कहा जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस तो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे या केयरटेकर नहीं थे। अब भले ही चेहरा बदल गया हो लेकिन जो काम मोहम्मद यूनुस कर रहे थे वही काम और वही आइडियोलॉजी आगे चल रही है। आप देखिए कि मोहम्मद यूनुस के वक्त में जितने भी फैसले लिए गए, जितने भी आदेश लिए गए, उसमें से किसी को भी पलटा नहीं गया। हाँ। किसी को भी नहीं। बस वो एक मुझे याद आता है कि जुलाई चार्टर, वो भी मतलब फैसला नहीं था, ये था कि जुलाई चार्टर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए जमात ने मांग की थी कि भाई तारिक रहमान जो है 2 शपथ लेंगे, यानी एक शपथ तो होगी उनके प्रधानमंत्री की और दूसरी शपथ वो ये लेंगे कि हम संविधान बदल देंगे। तो तब जो है तारिक रहमान ने कहा कि ऐसा है, अगर हम एक शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और दूसरी शपथ हम ये लेंगे हम संविधान को बदल देंगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो मोहम्मद यूनुस का जो जुलाई चार्टर था वो इसीलिए रुका हुआ है, हालांकि खत्म नहीं है, वो है एजेंडे में। अब देखिए इनकी सरकार में 50% जमात के लोग हैं और जब इनकी बीएनपी की जमात की मिल के सरकार बनी थी जब बांग्लादेश में, तब सब लोग एक दूसरे को ये जानते हैं, मानते हैं। और जमात का मेन मोटिव ही यही है कि रेडिकल इस्लाम के जरिए इसको प्योर तरीके से वो मुल्क बनाना है जो कि पड़ोसी पाकिस्तान है। आपको बता दें आज बांग्लादेश के अंदर 15 लाख जैश-ए मोहम्मद हिजबुल के झंडे लहराए जा रहे हैं। उनको ये बताया जा रहा है कि ये झंडे हैं, इन्हीं के नीचे अब हमको रहना है, इसी से हमारी रक्षा होगी। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन था। आज वहां पर क्या एक नई चीज एक कोई बुक है जो कि हिंदुस्तान के ही किसी राइटर से लिखवाई गई, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत का अपना मोटिव था 1971 के वॉर में, भारत पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था, इसलिए ये जो है वॉर हुई। इसमें भारत ने बांग्लादेश के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। तो ये चीजें अब दिमाग में फीड की जा रही। कल मैंने वीना सीकरी जो उच्चायुक्त रही है बांग्लादेश में, भारत की करीब 4 से और जिस समय ये क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और वहां पर बीएनपी की सरकार थी, उनकी माँ तारिक रहमान की माँ खालिदा जिया वो प्रधानमंत्री होती थी। तब उन्होंने बताया कि हम खालिदा जिया से कई बार ये कहते थे कि यहाँ पर मिलिटेंसी हो रही है, भारत के खिलाफ यहाँ पर साजिशें हो रही हैं, यहाँ से गोला बारूद आर्म्स जो है वो बॉर्डर पार सरहद पार किया जा रहा है। तो कहते नहीं, वो कहते उनका बिल्कुल नॉर्मल एटीट्यूड होता था खालिदा जिया का, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती थी कि हाँ ऐसा कुछ हो भी रहा है, बल्कि वो ये कहती थी कि इन लोगों ने कभी हमारी मदद की थी, अब मुझे मौका मिला है, हम इनकी मदद कर रहे हैं और कुछ भी इसमें बुरा नहीं है। लेकिन देखिए उस समय आज भी नॉर्थ ईस्ट में फिर से अशांति का दौर शुरू होने लगा है। धीमे धीमे ये ग्रुप्स जो है, इनके चीफ, उनका नाम मुझे कौन, परेश बरुआ, वो वापस से जो है आ चुके हैं, वापसी कर चुके हैं। तो उनके कैंप्स फिर से लगने लगे हैं। तो ये नहीं समझ में आ रहा और मुझे लगता है कि हमारी सरकार और डिप्लोमेट्स इस मामले में बहुत गंभीरता से विचार कर रहे होंगे। लेकिन हम रविंदर जी, ये एक बहुत बड़ा एक बांग्लादेश जो है वो जोन बन गया है। असीम मुनीर ने मुझे लगता है कुछ महीने कहा था कि अब अगर अटैक युद्ध होता है तो ईस्टर्न कमांड से जो है अटैक होगा। तो उनका सीधे सीधे कहने का मतलब यही था कि बांग्लादेश की तरफ से इस बार हम प्रहार करवाएंगे। देखिए इसमें बांग्लादेश समझ नहीं पा रहा है या आंखें मूंद ली है, समझना नहीं चाह रहा है। आप इसमें चीन और पाकिस्तान दोनों के हित देखिए तो पाकिस्तान की ये कोशिश है कि भारत की जो ताकत इस वक्त ज्यादा तौर पर पाकिस्तान के फ्रंट पर खड़ी हुई है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात है, वो डाइवर्ट हो जाए और बांग्लादेश की तरफ चली जाए। और यही बात चीन के लिए भी है। चीन के लिए भी देखिए कि आप चाहे उत्तराखंड का बॉर्डर हो या आप लेह लद्दाख की तरफ देखें या इधर अरुणाचल प्रदेश में आकर या सिक्किम की तरफ आकर देखें,
तो चीन भी यही चाहता है कि भारत का माइंड डाइवर्ट हो, अपनी वो ताकत को बांग्लादेश की तरफ फोकस करे, इसलिए ज्यादा जो गतिविधि हो वो बांग्लादेश की तरफ पर केंद्रित करके रखें। और इसीलिए देखिए 200 किलोमीटर दूर है ये मोंगला पोर्ट कोलकाता से, पश्चिम बंगाल की राजधानी से 200 किलोमीटर दूर है। और भारतीय थल सेना का सुकना में 33 कोर का मुख्यालय है, थल सेना का, आर्मी का मुख्यालय है। अब ये मोंगला पोर्ट कोई नेवी पोर्ट नहीं है, ये कॉमर्शियल पोर्ट है। और कॉमर्शियल पोर्ट में आप नेवी से जुड़ी हुई आप चीज़ों को नहीं वहां पला सकते, तो वहां मौजूदगी नहीं होगी। लेकिन अब आपको पता नहीं है कि वो इंजीनियर के भेष में जासूस हैं कौन है, यानी कि आप मोंगला पोर्ट से कोलकाता पर नजर रख रहे हो, आप दूसरी तरफ आप भारत के थल सेना में क्या गतिविधियां चल रही हैं वहां पर आप नजर रखकर चल रहे हो। इसके अलावा एक बेनापोल पेट्रापोल बांग्ला भारत जमीनी मार्ग से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी रह जाती है इसकी। तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। बांग्लादेश कहते हैं ना कि किसी का जब झगड़ा हो जाता है, किसी का जब झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा होने के बाद वो कहता है तू 2 मिनट यहीं रुकियो, मैं जरा आता हूं, अभी अपने भाई को लेके आता हूं। तो ये वही बांग्लादेश एक तरह से इसी तरह की कोशिश भारत के खिलाफ कर रहा है कि देख मैं भी अपने भाई को, चीन को लेकर आता हूं। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और हमारे हित जुड़े हुए, हमारी सीमाएं लगती हैं, और इसके बावजूद जो है बांग्लादेश इस तरह की हरकत कर रहा है कि अफसोस से हम लोग को इस तरह के डिस्कशन करने पड़ते हैं। और ये है कि भारत को इसके लिए चिंता करनी पड़ रही है, और कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से, हर तरीके से भारत इस स्थिति से संभालने के लिए पूरी तरह से तैयारी भी कर रहा है।